Good morning, students. With you, another topic from globalization. What is the impact of globalization on the politics of the world? Globalization refers to the flow of goods, capital, people and ideas. इसके अंतर्गत मुख्य रूप से इन चारों चीज़ों का एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफ़र होता है। सबसे बड़ी बात है कि ये ट्रांसफ़र किस हद तक होता है, इसकी सीमाएं क्या हैं, क्या ये सुटेबल है, नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट्स एंड डिस्कशन, बट वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज द एक्चुअल एंड इम्पॉर्टेंट effect of globalization on the world politics. After the emergence of globalization, though it's not a new name, we know very well, right from the beginning, as history is there, has been already adopted globalization, but something is different in contemporary world. ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद सबसे बड़ी जो चैलेंज है, सबसे बड़ी जो इफेक्ट है, वो स्टेट सोवरेनिटी की होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि 1948 के बाद बहुत सारे देश इंडिपेंडेंट हुए जो कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के कॉलोनीज थे। तो अब ग्लोबलाइजेशन जब अपनाया गया तो वहाँ पे स्टेट की जो कैपेसिटी थी, स्टेट की जो सॉवरेनिटी थी, दैट वाज रिस्ट्रिक्टेड एंड इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर and security of the nation in its own state or country. आप कैसे कह सकते हैं, कैसे ये ग्लोबलाइजेशन किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट की सॉवरेनिटी को चैलेंज करता है? रियली इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट। तो इस तरह से पहला जो एस्पेक्ट है हमारा, इसमें ये होता है कि ग्लोबलाइजेशन स्टेट की सॉवरेनिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। अर्थात जो स्टेट अपने देश के नागरिकों के वेलफेयर और वेल बीइंग के लिए काम करता था, सोशली और इकोनॉमिकली, नाउ इट हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड। मीन्स गवर्नमेंट हैज विथड्रॉज फ्रॉम दीज schemes or systems provided to the weaker sections of the society, and it has turned to the economic market, जहाँ पे वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशंस और पावरफुल कंट्रीज अपने अनुसार किसी भी गुड्स के ट्रांसफर में, आइडियाज़ में, कैपिटल में और लोगों के ट्रांसफ़र में बहुत हद तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। एंड दे आर प्लेइंग ग्रेटर रोल, particularly multinational companies. Now they are entitled to fix the price of their goods they produce in their own country and transporting them to other countries. Means यहाँ पे जो हमारा सॉवरेनिटी है किसी भी स्टेट की, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। पहला एस्पेक्ट ये था हमारा कि क्या ग्लोबलाइजेशन किस तरह से पॉलिटिक्स पे इसका प्रभाव है।
अब बात आती है कि क्या सेकंड जो एस्पेक्ट है, सेकंड जो हमारा पॉइंट है, whether there is no importance of state, I mean nation। तो यहाँ पे कहना हम चाहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी तो प्राइम्स हैं किसी भी देश के लिए। आप इकोनॉमिकली किसी भी देश की इकोनॉमी को, वहाँ की पॉलिटिक्स को अफेक्ट तो कर सकते हैं, किंतु स्टेट की इम्पोर्टेंस कैनॉट बी चैलेंज्ड, इट्स स्टिल इम्पॉर्टेंट। वाई? यू नो वेरी वेल, हमने भी ग्लोबलाइजेशन अपनाया, तो क्या इंडिया पाकिस्तान, भारत चाइना के बीच में जो राइवलरीज हैं, चाहे पॉलिटिक्स को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, सोशल एंड कल्चरल रिलेटेड मैटर्स हों, क्या ये रुक गया है? नहीं। तो जो भी ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत आपने जो एग्रीमेंट किया है, उससे स्टेट अपने को फ्री कर सकता है, क्योंकि जब किसी भी स्टेट पे आउटवर्ड अटैक्स आइदर थ्रू मिसाइल्स, weapons, biological weapons और weapons like COVID-19, तो क्या इसके लिए वो मल्टीनेशनल कंपनीज to what extent they can help the nation? How can they help the nation? It becomes so here the status of state, I mean government or means nation, cannot be challenged. It still remains unchallenged, important, and its sovereignty is there, that the country can make a strategic planning, economic planning, and the plannings related to world politics and other sections of their own to fight against these unfavorable circumstances. Now, the third point आ रहा है। हमने देखा कि किस तरह से फर्स्ट पॉइंट में ग्लोबलाइजेशन ने हमारे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को किस तरह से अफेक्ट किया और स्टेट सोवरेनिटी को रिस्ट्रिक्ट किया। सेकंड पॉइंट है कि स्टेट के स्टेटस इज स्टिल देयर इंटैक्ट, कैनॉट बी चैलेंज्ड, इट्स इम्पॉर्टेंट स्टिल। अब बात आती है कि केवल ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट नेगेटिव नहीं है, इसमें पॉजिटिविटी भी है, अर्थात इसका प्रभाव उस हद तक है कि ये इससे कोई भी नेशन को बेनिफिट्स हुआ है, इसलिए हम केवल नेगेटिव की बात नहीं कर सकते। आज जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जो भी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव्ड एंड रिफाइंड रिसेंट डिवाइसेस हैं, उसका आज कोई भी देश, कोई भी स्टेट, हियर स्टेट मीन्स नेशन, उस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, चाहे वो कंप्यूटर की बात हो, इंटरनेट की बात हो, या साइंटिफिक डिवाइसेस, जो भी कम्युनिकेशंस के मीन्स, जिसके माध्यम से कोई भी स्टेट अपने देश की इकोनॉमी, वहाँ के लोग, उनका लाइफस्टाइल, अपने समाज में किस तरह से वो रह रहे हैं, क्या पोजीशन है, कोई नेचुरल डिजास्टर, कोई आउटवर्ड अटैक, इन सब का फायदा हुआ है स्टेट को, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से a state can establish a better rule in comparison to the earlier ones in their own countries, and they can do for the betterment of their people, of their nation. So here it becomes much more important that we have to think differently regarding not only
the negative aspects of globalization, but also we have to go through the positive aspects. The positivity means इसके फायदे, इसके बेनिफिट्स के बारे में भी चर्चा करनी है जो हम इन दिनों देख रहे हैं। और इस तरह से जो भी पॉलिटिक्स पे, वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे ग्लोबलाइजेशन का अगर प्रभाव है तो निश्चित रूप से पॉजिटिविटी भी है इसमें और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। किंतु यदि हम इसको एक रूल रेगुलेशंस जैसे हमारा यूएनओ है, आईएमएफ है, अगर ये निश्चित रूप से सुचारू रूप से ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में टाइम टू टाइम इफ दे आर एस्टेब्लिशिंग some sorts of rules, they are providing some sorts of guidelines so that those nations which are smaller, their economy is very very low and it's a backward nation, in this regard these institutions may play their role for the better utilization of the globalization। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन पे हमने पढ़ा इसका वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे क्या प्रभाव है। ओके।